नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़, आप सभी का जीपीसी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में आज आरएलसी सर्किट्स की कुछ हायर डिफिकल्टी लेवल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। एक अननोन रेजिस्टेंस 0.01 हेनरी के सेल्फ इंडक्टेंस के साथ, प्रेरक तो 0.01 हेनरी का है, उसके साथ एक अननोन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। इसे जब हम एक वोल्टेज देते हैं साइनोसॉइडल, जिसका पीक मैग्नीट्यूड 400 है, 400 साइन 3000 t माइनस 20 डिग्री, ये वेवफॉर्म इक्वेशन है। t के आगे ये जो मल्टीप्लायर है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में बता रहा है। जब ये वोल्टेज देते हैं तो जो सर्किट में करंट है उसका टेक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बता रहा है कि करंट की पीक मैग्नीट्यूड 10√2 है और उसका फेज आर्बिट्रेरी रेफरेंस से 65 डिग्री पीछे है, जबकि वोल्टेज उसी आर्बिट्रेरी रेफरेंस से 20 डिग्री पीछे थी। हमें इस सर्किट में R और C के मान पता करने हैं। पूरे सर्किट में पावर फैक्टर, एक्टिव रिएक्टिव करंट्स के कंपोनेंट और रियल रिएक्टिव और अपरेंट पावर की कैलकुलेशन करनी है। हम जो वोल्टेज के एक्सप्रेशन में साइन के आगे जो मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई है और करंट की एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम करंट है, उन दोनों के रेशो से सर्किट का इंपीडेंस निकाल सकते हैं। इंपीडेंस कैलकुलेशन हम आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट के रेशो से भी निकाल सकते थे। मैक्सिमम वोल्टेज 400, मैक्सिमम करंट 10√2 एम्पियर जब हमने डिवीजन किया तो हमारा इंपीडेंस आ गया 20√2 ओम। हमें इंडक्टेंस हेनरी में दिया हुआ है, रेडियन पर सेकंड में 3000, ये टी का मल्टीप्लायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ओमेगा और एल के मल्टीप्लिकेशन से प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस की कैलकुलेशन हो गई है और ये मल्टीप्लिकेशन से 3000 का 0.01 हेनरी से इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात 30 ओम आ गया है। हमें वोल्टेज और करंट के जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनसे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकाला जा सकता है और हमने जब 65 में से 20 डिग्री का डिफरेंस निकाला तो 45 डिग्री करंट लैग करता हुआ यहाँ दिख रहा है। वोल्टेज के फेज से करंट का फेज 45 डिग्री लैग कर रहा है, अर्थात ये सर्किट जो आरएलसी सर्किट है वो नेट रूप में इंडक्टिव डोमिनेंस का है। करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस एंगल दिया हुआ है उसका कोसाइन पावर फैक्टर होता है। वो सर्किट में रेजिस्टेंस और इंपीडेंस का रेशियो है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इंपीडेंस हमने मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट के रेशियो से 20√2 ओम निकाला हुआ था, तो R और Z का रेशियो 1/√2। इस कैलकुलेशन से सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 20 ओम आ गई है, जिसे इंपीडेंस ट्रायंगल में हम रियल नंबर के तौर पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख सकते हैं। करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस एंगल है उसका अगर टेंजेंट लूं तो 1045 यूनिटी नेट रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो है, और क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है 20 ओम, तो इस 1045 इक्वल टू 1 कैलकुलेशन से सर्किट का नेट रिएक्टेंस भी 20 ओम आ गया है। हम जानते हैं कि नेट रिएक्टेंस, क्योंकि करंट लैग कर रहा है, इंडक्टिव नेचर है, तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफरेंस होगा और हमें नेट रिएक्टेंस शुद्ध प्रतिघात 20 ओम, प्रेरणिक प्रतिघात हमने एल और ओमेगा की वैल्यू से 30 ओम कैलकुलेट कर रखा है। तो हम XC को जब XL से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस 20 है, तो XC की कैलकुलेशन 10 ओम आ गई है। यहाँ आप इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएं तो XL प्लस J टाइप है और XC माइनस J टाइप है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है नेट J प्लस J 20, R और X बराबर होने से ये एंगल 45 समझ आता है हमें। XC की वैल्यू से हम कैपेसिटेंस की धारिता का मान फेरेड में निकाल सकते हैं। XC 1/ओमेगा C होता है, ओमेगा 3000 रेडियन पर सेकंड है। C की कैलकुलेशन करने पे ये 1/30,000 को अगर मैं फेरेड की बजाय माइक्रो फेरेड में पढ़ूं और ऊपर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, यूनिट छोटी होने से नंबर बड़ा आएगा, और ये कैलकुलेशन 33.33 माइक्रो फेरेड के कैपेसिटेंस वैल्यू को बता रही है। तो इस सर्किट में जो अननोन रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है और कैपेसिटेंस 33.33 है। वोल्टेज के टेक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन से जो साइन के आगे मल्टीप्लायर 400 है वो पीक मैग्नीट्यूड है। आरएमएस वोल्टेज पीक में √2 का डिवीजन करके हमने 200√2 वोल्ट प्राप्त कर ली है। हम इसी तरह से आरएमएस करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो टेक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन करंट का दिया हुआ था उसमें साइन के आगे मल्टीप्लीकेशन 10√2 पीक वैल्यू बता रहा है, और पीक में √2 का जब हमने डिवीजन किया तो हमारा आरएमएस करंट 10 एम्पियर आ गया है। पावर फैक्टर हम ऑलरेडी 45 का कोसाइन कैलकुलेशन कर चुके हैं, 1/√2 होगा। तो जो हमारा सर्किट का 10 एम्पियर करंट है वो वोल्टेज से 45 डिग्री लैग करती हुई कंडीशंस पे है। तो हम इस करंट के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक वोल्टेज के साथ समान कला में इन फेज कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, वो I cos phi हो जाएगा। cos phi की वैल्यू अगर हम रखें तो वो 5√2 एम्पियर आ जाएगा। 45 डिग्री पे sin phi और cos phi बराबर होता है, तो क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेचर कंपोनेंट भी अगर हम I sin phi से निकालें, जो वोटलेस कंपोनेंट है जो सर्किट में एनर्जी स्टोर रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी 5√2 एम्पियर आ गया है। तो मेरे सर्किट में अपरेंट करंट जो मीटर से मेजर हो रहा है वो तो 10 एम्पियर है, लेकिन एक्चुअल में जो यूजफुल वर्क करने वाला करंट कंपोनेंट है वो 5√2 एम्पियर है, और जो एनर्जी की स्टोर रिलीज रिप्रेजेंट कर रहा है वो करंट कंपोनेंट 5√2 एम्पियर है। हम सर्किट की सभी तरह की पावर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आरएमएस वोल्टेज की कैलकुलेशन पीक में √2 का डिवीजन करके 200√2 वोल्ट आ गई थी। इसी तरह से आरएमएस करंट भी पीक करंट में √2 का डिवीजन करके 10 एम्पियर आ गया था, और 45 फेज डिफरेंस एंगल पे cos phi और sin phi दोनों 1/√2 है। तो इन फेज एक्टिव कंपोनेंट भी 5√2 एम्पियर और क्वाड्रेचर वोटलेस रिएक्टिव कंपोनेंट भी 5√2 एम्पियर आ गया था। आरएमएस वोल्टेज को अगर इन फेज कंपोनेंट I cos phi से मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लीकेशन हमें एवरेज या रियल पावर जो यूजफुल वर्क कर रही है वो पावर क्वांटिटी दे देगी, और कैलकुलेशन करने पर ये 2000 वॉट आ गया है। ध्यान रहे रियल पावर की यूनिट वॉट है। हम क्वाड्रेचर कंपोनेंट जो वोटलेस कंपोनेंट है, रिएक्टिव करंट है, उसे आरएमएस वोल्टेज से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टिव पावर आ जाएगी, और रिएक्टिव पावर भी 45 डिग्री पे एक्टिव पावर के बराबर है न्यूमेरिकली, बस यूनिट में फर्क है, ये वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में पढ़ी जाएगी। जो सर्किट में अपरेंट करंट है 10 एम्पियर और आरएमएस वोल्टेज है, उनका प्रोडक्ट अपरेंट पावर है, और ये अपरेंट पावर 2000√2 वोल्ट एम्पियर VA आ गई है। अगला प्रश्न लेते हैं। हमें दो इंडक्टिव चौक कॉइल्स दी हुई हैं जिन्हें मैं A और B कॉइल कहता हूं। पहली कॉइल में रेजिस्टेंस 5 ओम है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं मालूम है। वहीं दूसरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 0.015 हेनरी दिया हुआ है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है। इन दोनों को जब हम एक 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई से जोड़ते हैं तो सर्किट में जो रियल पावर है वो 3 किलोवाट है, और जो रिएक्टिव पावर है वो 2 किलोवाट आई है। हमें पहली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरी कॉइल का रेजिस्टेंस निकालना है। हमें सर्किट की रियल और रिएक्टिव पावर का अगर पावर ट्रायंगल बनाए, रियल पावर को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेवें और लैगिंग इंडक्टिव रिएक्ट पावर को नीचे वर्टिकल लाइन पे लें, तो इन दोनों की पाइथागोरस कैलकुलेशन हमारी सर्किट की अपरेंट पावर आ जाएगी। P और Q के पाइथागोरस कैलकुलेशन से जो अपरेंट पावर की कैलकुलेशन आई वो, क्योंकि ये किलो यूनिट्स हैं, तो वो VA में किलो VA रूप में 3.606 kVA आ गई है। मैं इसे VA में पढ़ सकता हूँ, 1000 का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 3606 VA मेरी इस सर्किट की अपरेंट पावर कैलकुलेट हो गई है। अपरेंट पावर और सप्लाई वोल्टेज की मदद से मैं सर्किट का करंट निकाल सकता हूँ। वोल्टेज और करंट की मदद से इंपीडेंस की गणना हो जाएगी। रियल पावर और करंट से सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आएगा। टोटल रेजिस्टेंस से जो एक कॉइल का रेजिस्टेंस मालूम है उससे दूसरी कॉइल का रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा। पूरे सर्किट के Z और R से नेट रिएक्टेंस मालूम हो जाएगा। एक कॉइल का रिएक्टेंस हमें L और फ्रीक्वेंसी से मालूम होगा, तो हम दूसरी कॉइल का रिएक्टेंस पता करके उसका सेल्फ इंडक्टेंस पता कर लेंगे। हमने सर्किट में जो टोटल रियल पावर और टोटल रिएक्टिव पावर दी हुई थी उसकी पाइथागोरस कैलकुलेशन से अपरेंट पावर की कैलकुलेशन 3606 VA पता कर ली है। अपरेंट पावर आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस सर्किट करंट का प्रोडक्ट होता है, तो हम सर्किट करंट को अपरेंट पावर में आरएमएस वोल्टेज जो 240 वोल्ट हमें दी हुई है उसका डिवीजन करके प्राप्त कर सकते हैं, और हमने सर्किट का करंट आरएमएस 3.03 एम्पियर प्राप्त कर लिया है। अगर हमें करंट और रियल पावर मालूम है तो हमें पता है कि पावर I2R होती है, और ये R सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए। रियल पावर हमें दी हुई है 3000 वॉट, I की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 15.03 एम्पियर, तो I2 एक R मुझे मालूम है 5 ओम, तो दूसरा अगर रेजिस्टेंस B कॉइल का RB है तो हम 5 और RB का सम निकाल सकते हैं। पावर में I2 का हमने डिवीजन किया, और जो दोनों रेजिस्टेंस का टोटल 13.3 ओम आया उससे सेकंड कॉइल का रेजिस्टेंस 8.3 ओम कैलकुलेट हो गया है। हमें सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट दी हुई थी। अपरेंट पावर में सप्लाई वोल्टेज का डिवीजन करके हमने आरएमएस करंट निकाल ली, और आरएमएस वोल्टेज और करंट का रेशो सर्किट का इंपीडेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 15.97 ओम। हमें पता है इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का पाइथागोरस कैलकुलेशन होती है, तो पूरे सर्किट का टोटल रिएक्टेंस, कुल प्रेरणिक प्रतिघात, सर्किट के इंपीडेंस जो टोटल इंपीडेंस हमने निकाला है और जो टोटल रेजिस्टेंस है उसके स्क्वायर के सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूटिंग करके आ जाएगा। Z की जगह मैंने 15.97 ओम रखा, और दोनों रेजिस्टेंस का सम, एक कॉइल का रेजिस्टेंस मुझे 5 ओम मालूम था, टोटल पावर कंजम्पशन से हमने मैनिपुलेशंस करके दूसरी कॉइल का रेजिस्टेंस निकाला था, दोनों का टोटल 13.3 ओम आ गया है, और जब स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर रूट करते हैं तो दोनों कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस का सम 8.843 ओम आ गया है। मैं कॉइल B का सेल्फ
सेल्फ इंडक्टेंस मुझे मालूम है फ्रीक्वेंसी सप्लाई की 50 हर्ट्ज है, ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल फार्मूले से कॉइल बी का इंडक्टिव रिएक्टेंस मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, और फ्रीक्वेंसी की जगह 50 और सेल्फ इंडक्टेंस की जगह 0.015 हेनरी रखने पर सेल्फ इंडक्टेंस और ओमेगा के मल्टीप्लीकेशन से इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया 4.713 ओम। दोनों कॉइल का टोटल रिएक्टेंस है 8.843, दूसरी कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात है 4.713 ओम। तो पहली कॉइल का प्रेरणिक प्रतिघात कुल में से दूसरी का रिएक्टेंस घटाने से हमें प्राप्त हो गया 4.13 ओम, और हमें पता है x ओमेगा एल होता है, x में ओमेगा 2 पाई एफ का अगर मैं डिवीजन करूं तो पहली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हमारी कैलकुलेशन से आ गया 0.0132 हेनरी। हमें दोनों कॉइल्स के जो इंपीडेंस हैं, पहली कॉइल का ZA और दूसरी कॉइल का ZB, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी पता करनी है। इंपीडेंस हम निकाल सकते हैं, पहली कॉइल का इंपीडेंस, उसके रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का पाइथागोरस कैलकुलेशन। रेजिस्टेंस 5 ओम हमें दिया हुआ था, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने पहली कॉइल का 4.13 ओम निकाला है, और पाइथागोरस कैलकुलेशन से ZA पहली कॉइल का इंपीडेंस 6.585 ओम आ गया है। इसी तरह से हम दूसरी कॉइल का भी इंपीडेंस निकाल सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस 8.3 ओम है और प्रेरणिक प्रतिघात 4.713 ओम है। दोनों को वर्क करके जोड़ने के बाद वर्गमूल लेने पे प्रतिबाधा आ गई है 9.545 ओम। अब हमें सर्किट का करंट मालूम है 15.03 एम्पियर। करंट को इंपीडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहली कॉइल की वोल्टेज और दूसरी कॉइल की वोल्टेज IZ निकालने से आ जाएगी। हम चाहें तो I2R से अलग अलग कॉइल में होने वाली पावर कंजम्पशन की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो छोटी लेकिन विषय समझ को मजबूत करने वाली प्रॉब्लम्स को और देखते हैं। हमने किसी एक कॉइल A को जब 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी तो उसने 8 एम्पियर करंट लेते हुए टोटल पावर कंजम्पशन 120 वॉट, यानी हमने वोल्टमीटर, एमीटर और वोटमीटर की रीडिंग कॉइल A के साथ प्राप्त कर ली है। इसी तरह से वही सप्लाई 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज जब हमने कॉइल B को दी अकेली को, तो उसने 10 एम्पियर करंट लेते हुए 500 वॉट पावर बनाई। अगर हम दोनों कॉइल्स को सीरीज में जोड़ देते हैं और वो सीरीज कनेक्शन उसी 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो हमें सीरीज सर्किट में करंट और टोटल पावर कंजम्पशन पता करनी है। दोनों कॉइल के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पता करने हैं। तो पहले हम पहली कॉइल के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें मालूम है उससे गणना करते हैं। हमें सप्लाई वोल्टेज और सर्किट करंट दिया हुआ है। वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू के रेशो से 100 वोल्ट 8 एम्पियर करंट, हमें कॉइल A का इंपीडेंस मालूम हो गया 12.5 ओम। ध्यान रहे AC में V डिवाइडेड बाई I, R नहीं होता, Z होता है। तो हमने V और I के रेशो से Z निकाल लिया है। हमारे सर्किट में जो पावर कंजम्पशन है वो केवल रेजिस्टिव पार्ट करता है और पावर का फॉर्मूला है I2R। तो हमने रेजिस्टेंस पावर में I2 का डिवीजन करके निकाल लेना है। पहली कॉइल ने 100 वोल्ट सप्लाई पे 8 एम्पियर करंट लेते हुए जो पावर बनाई वो 120 वॉट है। पावर में करंट के स्क्वायर का डिवीजन किया तो हमें सर्किट का रेजिस्टेंस मालूम हो गया है। इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की पाइथागोरस कैलकुलेशन से आता है। तो हम रिएक्टेंस को इंपीडेंस के स्क्वायर में से रेजिस्टेंस का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हैं, और इंपीडेंस की जगह 12.5, रेजिस्टेंस की जगह 1.875 रखा और कैलकुलेशन की तो हमें पहली कॉइल का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, प्रेरणिक प्रतिघात है, वो 12.36 ओम 12.36 ओम प्राप्त हो गया है। इसी तरह की कैलकुलेशंस दूसरी कॉइल के लिए करते हैं। कॉइल B ने 100 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज से 10 एम्पियर करंट लिया है, तो आरएमएस वोल्टेज और करंट के रेशो से कॉइल B का इंपीडेंस 10 ओम हमें प्राप्त हो गया है। 10 एम्पियर करंट लेते हुए जो पावर कंजम्पशन है कॉइल B में वो 500 वॉट है। तो P I2R फॉर्मूले से RP/I2 हो गया है। तो हमारी दूसरी कॉइल का रेजिस्टेंस RP पावर 500 वोल्ट में करंट का स्क्वायर, करंट 10 एम्पियर है, उसका स्क्वायर का डिवीजन करने पर हमें दूसरी कॉइल का रेजिस्टेंस 5 ओम मालूम हो गया है। इंपीडेंस और रेजिस्टेंस से हम रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस कैलकुलेशन की और हमने कैलकुलेशन की तो हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 5√3 या 8.66 ओम आ गया है, और दूसरी कॉइल भी इंडक्टिव नेचर की है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात 8.66 ओम आ गया है। हमारे पास दोनों कॉइल के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आ गए हैं तो हम पूरे सर्किट की कैलकुलेशंस कर सकते हैं जब दोनों कॉइल्स को आपने सीरीज में जोड़ दिया है। पहली कॉइल का रेजिस्टेंस 1.875 और दूसरी कॉइल का रेजिस्टेंस 5 ओम जुड़कर
टोटल रेजिस्टेंस हो गया है सर्किट का 6.875 ओम। इसी तरह से दोनों रिएक्टेंस को अगर हम जोड़ें तो पहली का रिएक्टेंस है 12.36 ओम और दूसरा जो कुंडली है उसका प्रेरणिक प्रतिघात है 8.66 ओम और दोनों का जोड़ किया तो ये 21.02 ओम मेरा कुल प्रेरणिक प्रतिघात हो गया सर्किट का। ध्यान रहे कि हम इंपीडेंस को इस तरह से सीधे नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि इंपीडेंस दो अलग अलग वेक्टर पोजीशंस पे आएंगे और उनका जो समेशन है वो वेक्टर समेशन से होगा। हम इंपीडेंस के रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं और वर्टिकल लाइन पे आते हैं उनको सेपरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो टोटल रेजिस्टेंस आया है और वर्टिकल लाइन पे जो टोटल रिएक्टेंस आया है उसकी पाइथागोरस से हम टोटल इंपीडेंस निकाल सकते हैं। हम ये कैलकुलेशन रेक्टेंगल से पोलर कन्वर्जन करके भी कर सकते थे और आर की जगह 6.875 और टोटल रिएक्टेंस की जगह 21.02 ओम जब हमने लिखा, स्क्वायर किया, समेशन किया, रूट किया तो हमारा टोटल जेड 22.12 ओम आ गया है। अब हम V बाई जेड से 100 वोल्ट की सप्लाई में टोटल जेड से करंट सर्किट में कितना होगा 4.54 एम्पियर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस में जो पावर कंजम्पशन होगी वो कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं I स्क्वायर R से। ध्यान रहे ये R टोटल रेजिस्टेंस है, सर्किट का करंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4.54, I स्क्वायर R किया और पावर आ गई 140 वॉट। हमें अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को सॉल्व करते समय साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेटर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी आना चाहिए। एक प्रश्न उसी तरीके का देखते हैं। हमें 3 इंपीडेंस दिए हुए हैं, Z1 पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड 70.7 ओम और इसका फेज एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। पॉजिटिव इंपीडेंस एंगल के साथ अगर इंपीडेंस बताया हुआ है तो वो बता रहा है कि ये RL प्रकार का सर्किट है। जो सेकंड इंपीडेंस है उसमें इंपीडेंस मैग्नीट्यूड 92.4 ओम है, इंपीडेंस एंगल इज गिवन -30 डिग्री। इट मींस इट इज एन RC सर्किट। ये कैपेसिटिव नेचर का सर्किट है जिसमें रिएक्टिव पार्ट -J टाइप है और Z की पोजीशन R से नीचे क्लॉकवाइज 30 डिग्री एंगल पे है। जो तीसरा इंपीडेंस है वो 67 ओम और 60 डिग्री इंपीडेंस एंगल के साथ है। ये तीनों इंपीडेंस को हमने एक सीरीज सर्किट में 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा है तो सब सीरीज में सेम करंट लेंगे लेकिन टोटल वोल्टेज को डिवाइड कर लेंगे तो हमें तीनों के अक्रॉस जो डिवाइड होने के बाद वोल्टेज आई है वो कैलकुलेट करनी है। तो सीरीज सर्किट में सरल है, जिस तरह से हमने रजिस्टिव सर्किट में सीरीज में जोड़े हुए रेजिस्टेंस में जोड़कर कुल रेजिस्टेंस निकाल लिया था उसी तरह से हमें यहाँ जोड़कर तीनों इंपीडेंस निकाल लेने हैं। लेकिन ध्यान रहे ये जोड़ मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का समेशन नहीं होगा। पोलर फॉर्म में जो मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं आपको पहला, दूसरा और तीसरा इंपीडेंस, इन्हें आपको पहले रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और हमारे कैलकुलेटर में जो रेक्टेंगल कन्वर्जन का फंक्शन है उसे दबाने के बाद पहले हमें मैग्नीट्यूड उसके बाद कोमा दबा के एंगल इनपुट देके जब ब्रैकेट बंद करेंगे और इक्वल टू दबाएंगे तो पहला आउटपुट रियल पार्ट के तौर पे पहले इंपीडेंस का रेजिस्टेंस और जब रिकॉल 10 करेंगे तो हमें पहले इंपीडेंस का रिएक्टेंस आ जाएगा और ये 50 प्लस J50 आया। 45 डिग्री पे R और X दोनों बराबर होते हैं। हम ये वैल्यू Z cos 45 और Z sin 45 करके Z cos 45 R और Z sin 45 X ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे और 45 डिग्री पे R और X बराबर आए हैं और अगर इंपीडेंस एंगल पॉजिटिव है तो J पार्ट प्लस J टाइप इंडक्टिव नेचर का है। दूसरे इंपीडेंस में इंपीडेंस एंगल -30 है तो वो बता रहा है कि जो रिएक्टिव पार्ट है वो -J टाइप आएगा और 30 45 से छोटा एंगल है तो R पार्ट बड़ा होगा और X पार्ट छोटा होगा। हम पोलर से रेक्टेंगल करके भी R और X निकाल सकते हैं और नहीं तो Z cos 30 92.4 cos 30 करके R निकाल सकते हैं और 92.4 sin 30 करके X मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेगेटिव इंपीडेंस का J कैपेसिटिव -J टाइप हो गया। इसी तरह से हम तीसरे इंपीडेंस को भी रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सिंपल समेशन कर सकते हैं रियल पार्ट से रियल पार्ट का तो तीनों जो रेजिस्टेंस है 50 80 और 33.5 जुड़कर टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया है 163.5 ओम और रिएक्टेंस जब आप समेशन करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की जे नेचर ऑपोजिट है। इनकी एनर्जी स्टोर और रिलीज करने की प्रॉपर्टीज ऑपोजिट तरह की होती है। जब कोई एक एनर्जी स्टोर कर रहा होता है तो दूसरा रिलीव कर रहा होता है तो उनका जो रिएक्टिव इफेक्ट है वो नेट इफेक्ट सब्ट्रैक्ट होके आता है। तो अगर हम दोनों जे टाइप समेशन करके ये नेगेटिव जे टाइप सब्ट्रैक्ट करें तो नेट रिएक्टेंस 61.8 ओम आ गया है। अब ये
कैलकुलेशन जो रेक्टेंगल फॉर्म में आई है उसे वापस हम पोलर फॉर्म में बदल सकते हैं और मैग्नीट्यूड आ जाएगा 174.8 ओम। आप इस मैग्नीट्यूड को आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का समेशन करके स्क्वायर रूट करके भी निकाल सकते थे और tan इनवर्स x बाई आर करके आप एंगल निकाल सकते थे। हम ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में पोलर रिक्वायरमेंट वाला फंक्शन दबा के पहले रियल पार्ट, फिर कोमा, फिर इमेजिनरी पार्ट, फिर ब्रैकेट बंद करके इक्वल टू दबाने पे पहले आउटपुट के रूप में मैग्नीट्यूड और रिकॉल 10 करने पे एंगल आ जाता। एक बार जब सर्किट का सारा इंपीडेंस पोलर फॉर्म में आ गया है तो हम करंट वोल्टेज में इंपीडेंस का भाग देके निकाल सकते हैं। वोल्टेज जो कि डीवी है हमें 230 वोल्ट, उसे एक रेफरेंस फेजर 0 डिग्री एंगल पे ले लिया है और डिवीजन करते हुए हमने जब पोलर फॉर्म का इस्तेमाल किया है तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का डिवीजन हमें 230 वोल्ट में 174.8 जो टोटल इंपीडेंस आया था उसका डिवीजन करने पर सर्किट का आरएमएस करंट आ गया है 1.316 एम्पियर। और ये जब ऊपर जाएगा एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं डिवीजन में तो हमारा करंट वोल्टेज से 20.7 डिग्री लैग करता हुआ मालूम हो गया है। हमने आरएमएस वोल्टेज के पोलर रिप्रेजेंटेशन और टोटल जेड के पोलर रिप्रेजेंटेशन में म्यूचुअल डिवीजन करके सर्किट का करंट पोलर फॉर्म में निकाल लिया है। अब इस करंट मैग्नीट्यूड से हम पहले इंपीडेंस की वोल्टेज IZ1 V = IZ फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। करंट हमें कैलकुलेट हो गया है, Z हमें पहला इंपीडेंस दिया हुआ था। मल्टीप्लिकेशन करते समय मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन पहले इंपीडेंस के अक्रॉस वोल्टेज की आरएमएस मैग्नीट्यूड को 93 वोल्ट बता रहा है और ये एंगल अगर आप मल्टीप्लिकेशन में ऐड करें तो ये हमारी रेफरेंस वोल्टेज से 21.3 डिग्री लीड करती हुई वोल्टेज हो गई है। ध्यान रहे रेफरेंस वोल्टेज से करंट 20.7 डिग्री पीछे है और करंट पोजीशन से ये वोल्टेज 45 आगे है, यानी पहले इंपीडेंस में सर्किट का करंट वोल्टेज से पहले इंपीडेंस की वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे है जैसा कि इंपीडेंस एंगल बता रहा है। इसी तरह से हम दूसरे इंपीडेंस Z2 की जो पोलर फॉर्म है उसमें सर्किट के करंट की पोलर फॉर्म जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन से वोल्टेज का आरएमएस मैग्नीट्यूड आ गया 121.6 वोल्ट और एंगल ऐड हो गई और दोनों नेगेटिव एंगल ऐड होकर -50.7 डिग्री हमारी दूसरे इंपीडेंस की वोल्टेज आ गई है। ये वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से 50 डिग्री लैग कर रही है और सर्किट करंट से 30 डिग्री लैग कर रही है क्योंकि ये कैपेसिटिव लोड है। इसी तरह से हम तीसरे इंपीडेंस की वोल्टेज निकाल सकते हैं V3 IZ3 से। I हम कैलकुलेट किए हुए पोलर फॉर्म में जो पाए हैं वो लिख दी और तीसरा इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड जब हमने लिखा तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन से वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आ गया है, करंट का आरएमएस और Z का ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया और एंगल ऐड हो गए हैं और हमारे तीसरी वोल्टेज का रेफरेंस से 39.3 डिग्री लीडिंग वोल्टेज पोजीशन आ गई है। एक फेजर डायग्राम बना के हम इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आशा है आज के इस वीडियो लेसन से अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स की न्यूमेरिकल्स को करना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी सीरीज में 3 और सोल्व्ड प्रॉब्लम्स की वीडियोस हैं एंड स्क्रीन पे आपके सामने है, उनकी मदद से आप अपनी विषय समझ को और अच्छा कर सकते हैं। और एक वीडियो एंड स्क्रीन पे फेजर मेथड से अल्टरनेटिंग सर्किट किस तरह से हम हैंडल करते हैं वो भी हमारे काम की है। इन सब वीडियो की मदद से आप अच्छा पढ़ें और तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।